अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। किसी शहर में एक गरीब लकड़हारा, उसकी बीवी और 3 लड़के रहते थे। 3 लड़कों में सबसे बड़ा अहमद, दूसरा महमूद और तीसरा याहिया था। गरीब लकड़हारा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल रवाना हो जाता और दिन भर सूखे दरख्तों को काट कर लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता और उसे सर पर लाद कर शहर जाता। बाजार में उसे बेचता और खाने पीने का सामान खरीद कर रात को घर लौटता। इस तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि लकड़हारा बहुत बीमार हो गया और लकड़ियां काटने जंगल नहीं जा सका। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी। इस तरह 7 दिन गुजर गए। घर में जमा खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। 8वें दिन फाका हुआ। उस दिन सब बहुत उदास रहे और अल्लाह से लकड़हारे की सेहत के लिए दुआ करते रहे। 9वें दिन सबसे बड़ा लड़का अहमद अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा आज मैं जंगल जाऊंगा, मुझे 2 रोटियां और कुछ सालन दे दो। घर में कुछ भी ना था, इसलिए माँ दौड़ी दौड़ी गई और आटा ले आई। बेटे के लिए 2 रोटियां पकाई और थोड़ी सी प्याज दे दी। अहमद घर से चल पड़ा, जंगल पहुंचा और सूखे दरख्तों को काटने लगा। चूँकि अभी तक वो सिर्फ घूमने फिरने और काम न करने का आदी था, इसलिए जल्द ही थक गया और दोपहर होते ही उसे भूख लगने लगी। उसने एक दरख्त के साए में बैठकर रोटी निकाली और पहला लुकमा खाने का इरादा कर ही रहा था कि एक बारीक सी आवाज आई, सुनिए। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। आदमी क्या था, बौना था। उसका कद मुश्किल से 2.5 फीट होगा। छोटा गोल सा चेहरा, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ पैर। बौने के चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। अहमद उसे हैरत से देखने लगा। बौना गमज़दा लहजे में बोला, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैंने कई वक्तों से खाना नहीं खाया। अहमद को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जाओ जाओ भागो यहाँ से, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है। बौना खुशामद करने लगा, मेरे भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अहमद ने एक लकड़ी उठाई और गुस्से में बौने के फेंक मारी। लकड़ी तो उसको नहीं लगी, लेकिन वो भाग गया। अहमद ने मजे से खाना खाया, कुछ देर लेटकर आराम किया, फिर उठा और लकड़ियाँ काटने लगा। दरख्त की एक मोटी सी शाख को उसने पूरी ताकत से काटने के लिए हवा में कुल्हाड़ी बुलंद की। कुल्हाड़ी नीचे आई, मगर उस शाख पर लगने के बजाय अहमद के पैर पर जा लगी। उसने तड़प कर एक चीख मारी, पैर से खून की धार बहने लगी। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। वो जमीन पर गिर गया और करहाता रहा। फिर किसी तरह हिम्मत करके उठा, गिरता पड़ता लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। घर में हंगामा मच गया। माँ रोने लगी, बाप और दोनों छोटे भाई उदास हो गए। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांधी गई और सबने फाके से रात गुजारी। अगली सुबह लकड़हारे का दूसरा बेटा महमूद अपनी माँ से बोला, आज मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूंगा। अम्मा मुझे 2 रोटियां पका दो ताकि मैं दोपहर में खा सकूं। माँ फिर दौड़कर आटा ले आई, महमूद को रोटियां पकाकर दी और साथ ही ये ताकीद भी की कि एहतियात से लकड़ियां काटे, कहीं बड़े भाई की तरह वो भी जख्मी ना हो जाए। महमूद भी ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसके भाई ने पिछले दिन लकड़ियां काटी थीं। उसने भी सूखे दरख्तों को काटना शुरू किया और जब थक गया तो खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला मुंह में रखने ही वाला था कि कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक पस्त कद आदमी खड़ा था। उसे देखकर महमूद की हंसी निकल गई। वो आगे बढ़ा और बहुत दुखी लहजे में बोला, मैं कई वक्त से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अगर तुम भूखे हो तो मैं क्या करूँ? चलो भागो यहाँ से, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है, महमूद ने कहा। उसने फिर खुशामद की, मेरे भाई बस आधी रोटी। ए बौने की औलाद, भागता है या? कहकर महमूद ने कुल्हाड़ी उठाई। बौना भाग गया। खाना खाकर महमूद ने भी कुछ देर आराम किया, फिर लकड़ियां काटने लगा। और वही हुआ जो पिछले दिन उसके बड़े भाई के साथ हुआ था। महमूद भी चीखता करहाता घर पहुंचा तो माँ रोने लगी। उसकी भी मरहम पट्टी हुई। महमूद ने बताया कि लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लगने से उसका पांव जख्मी हो गया, मगर उसने भी अहमद की तरह उस बौने का जिक्र नहीं किया। दोनों भाइयों का ध्यान ही नहीं गया था उस तरफ। ये रात भी फाके से गुजरी और अगली सुबह जब याहिया ने अपनी माँ से कहा कि वो जंगल जाकर लकड़ियां काटेगा तो माँ ने इनकार कर दिया और समझाने लगी कि दोनों भाई जख्मी हो चुके हैं, तुम्हारा भी यही हाल होगा। बाप और दोनों बड़े भाई भी उसे मना करते रहे, मगर वो ना माना। माँ से 2 रोटियां पकवाई और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। याहिया लकड़ियां काटता रहा। दोपहर हुई तो उसे सख्त भूख लगी। पहला लुकमा मुंह में रखने का इरादा कर ही रहा था कि एक बारीक सी आवाज ने उसे चौंका दिया, सुनो भाई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक बौना खड़ा था।
اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ جی فرمائیے، یحییٰ نے کہا۔ میں کئی وقت سے بھوکا ہوں، کیا مجھے آدھی روٹی مل سکتی ہے؟ آئیے آئیے کہہ کر یحییٰ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بونا خوشی خوشی بیٹھا اور کھانے لگا۔ یحییٰ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور جب آدھی روٹی کھا کر وہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یحییٰ نے اس کا کاندھا پکڑ کر کہا، آپ پیٹ بھر کر روٹی کھائیے، اور پھر وہ بونا تمام روٹیاں کھا گیا۔ یحییٰ بھوکا ہی رہ گیا۔ بس اب میرا پیٹ بھر گیا، جزاک اللہ، بونے نے ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیسے؟ یحییٰ نے پوچھا۔ بونا کہنے لگا، میں ایک تنہا اور اداس انسان ہوں، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ ماں نہ باپ، نہ بہن نہ بھائی، بس میں اکیلا ہوں، بہت اکیلا۔ اس کی آواز بہت غمزدہ تھی۔ یحییٰ نے انتہائی محبت سے کہا، آج سے میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ ٹھیک ہے، بونے نے خوش ہو کر کہا۔ پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ بونے کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے لکڑیاں بھی کاٹنی ہیں۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور درختوں پر دن بھر کی تھکی ہاری چڑیوں کا شور بڑھنے لگا تو اچانک وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ بونا یہ دیکھ کر کہنے لگا، گھبراؤ مت دوست، اور یہ کہہ کر اس نے پریشان یحییٰ کے ہاتھ پر چاندی کا ایک سکہ رکھ دیا اور کہا، تم اس سے اپنی ضرورت کا سامان خرید سکتے ہو، کل ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں میرے دوست، کسی سے میرے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ یحییٰ خوشی خوشی گھر چل دیا۔ کئی دنوں بعد آج گھر میں کھانا پکا تھا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور یحییٰ کو بہت دعائیں دی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو یحییٰ پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بونا اس کا ہی منتظر تھا۔ دونوں پھر باتیں کرنے لگے۔ ایک بار یحییٰ کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ اس کا نام پوچھے، مگر یہ بات وہ جلد ہی بھول گیا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ یحییٰ کو اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ دن ڈھلے، پھر اس نے یحییٰ کو ایک چاندی کا سکہ دیا اور اگلے دن آنے کی تاکید کی۔ یحییٰ اب روز جنگل جاتا، اس کی باتیں سنتا رہتا اور شام کو ایک سکہ لے کر واپس آ جاتا۔ بونے کی باتیں بے حد دلچسپ ہوتی تھیں۔ اس کی باتوں میں کہانیوں جیسا مزہ تھا، رنگ برنگی باتیں، پھولوں کی باتیں، چڑیوں کی باتیں، دیس دیس کی باتیں۔ غرض اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ یحییٰ کبھی اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکا کہ وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتا ہے، جبکہ وہ یحییٰ کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ دن گزرتے رہے، دونوں کی ملاقاتیں بھی جاری رہی۔ ایک دن بونا یحییٰ سے کہنے لگا، دوست، تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ۔ یحییٰ نے کہا، ویسے تو کوئی خاص خواہش نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہر انسان کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری دولت ہو، میرے گھر والے سکون سے زندگی گزارے۔ بونا کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا۔ یحییٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ چلتے چلتے بونا ایک جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں ایک بڑا سا گڑھا تھا۔ بونا اس گڑھے میں کود گیا۔ یحییٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے کودا۔ یہاں ایک سرنگ جیسا راستہ تھا، دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک زینہ نظر آیا، جس سے گزر کر دونوں ایک تہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بونا کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے۔ یحییٰ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تبھی بونے کی آواز آئی، ادھر دیکھو دوست۔ یحییٰ نے دیکھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں ایک گائے تھی، لیکن سچ مچ کی نہیں، سونے کی گائے۔ یہ گائے سونے کی ہے؟ اچھا، یحییٰ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، خالص سونے کی۔ یحییٰ حیرت سے گائے کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت بونا آگے بڑھا اور گائے کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور پھر یہ دیکھ کر تو یحییٰ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا کہ بونے کے ہاتھ پھیرتے ہی گائے میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بالکل سچ مچ کی گائے کی طرح دم ہلانے اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بونے نے یحییٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تمہاری ہے، اور جب تک تم اپنی مرضی سے اسے کسی کو نہیں دے دو گے تب تک تمہاری ہی رہے گی، نہ کوئی اسے چھین سکے گا اور نہ ہی چرا سکے گا۔ یہ تمہارا حکم بھی مانے گی، اسے بازار میں لے جا کر فروخت کر دو اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ یحییٰ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا اور گائے کو لے کر چل پڑا۔ وہ گائے کو لے کر شہر میں پہنچا۔ شہر میں سونے کی گائے دیکھ کر لوگوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یحییٰ بے فکری سے اس کے گلے میں پڑی ہوئی سنہری رسی تھامے آگے بڑھتا رہا۔ ایک پھل والا گراہک کو پھل تول کر دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر گر پڑا اور پھل بکھر گئے۔ نائی ایک آدمی کے بال کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر گئی، کینچی الٹی سیدھی چلنے لگی اور بال کٹوانے والے کی گردن زخمی ہو گئی۔
वो गुस्से में दांत पीसता हुआ घूंसा तानकर नाई को मारने उठा, मगर उसका घूंसा हवा में ही लहरा कर रह गया। नान भाई तंदूर में रोटी सेंक रहा था। उसकी सारी रोटी जल गई, मगर उससे खबर ना हुई। सिपाही एक चोर को पकड़कर ले जा रहा था। हैरत के मारे चोर का गिरेबान हाथ से छूट गया। चोर मौका गनीमत जानकर भाग निकला। गरज हर वो शख्स जिसकी नजर सोने की गाय पर पड़ती हैरान रह जाता। भीड़ की शक्ल में लोग पीछे पीछे चलने लगे। कुछ फासले पर 3 चोर खड़े थे। उन्होंने भी गाय को देखा, हैरत ज़दा हुए और छीन लेने के इरादे से आगे बढ़े। सबसे आगे वाले चोर की तोंद निकली हुई थी। उसने जैसे ही गाय के करीब पहुंचकर उसको पकड़ने का इरादा किया तो उसकी तोंद गाय के पिछले हिस्से से टकराई और चिपक गई। उसने जोर लगाया, मगर तोंद अलग ना हुई। यहया ये माजरा देखकर आगे बढ़ा और उसे अलग करने की कोशिश की, मगर किसी तरह उसकी तोंद अलग ना हुई तो मजबूर होकर वो फिर चल दिया। चोर के दोनों साथियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो खुद भी चिपक कर रह गए। ये देखकर तो बाकी लोग डर कर पीछे हट गए कि कहीं वो भी गाय से चिपक कर ना रह जाएं। अब ये मंजर और भी दिलचस्प हो गया था। सोने की गाय और उससे चिपके हुए 3 आदमी लोग हैरत से देखते और पीछे हो लेते। तीनों चोर शुरू में तो बहुत चीखे, मगर छुटकारा न पाने की सूरत में बिल्कुल खामोश हो गए और अब जैसे तीनों की जबानों पर ताले पड़ गए थे। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उनका खूब तमाशा बन रहा है। खास तौर पर यह एहसास उस मोटे चोर को ज्यादा था जिसकी तोंद चिपकी हुई थी और वो मजबूर होकर गाय के साथ लुढ़कता खिंचता खिंचता चला जा रहा था। होते होते ये हुजूम बादशाह के महल के सामने से भी गुजरा। वहाँ बालकनी में बादशाह की इकलौती बेटी बैठी थी। बादशाह की बेटी यानी शहजादी कुछ अरसे कब्ल छत से गिर गई थी और उसके दिमाग में ऐसी चोट लगी थी कि वो हंसना भूल गई थी। बादशाह ने उसका बहुत इलाज कराया। हर जगह के बड़े बड़े हकीमों को बुलाकर दिखाया गया, मगर उसे ठीक न कर सके, बल्कि ये कहते हुए रुखसत हो गए कि अगर मुस्तकिल यही हाल रहा और शहजादी हंस ना सकी तो शायद इसकी मौत हो जाएगी। बादशाह ने हजारों कोशिशें की, मस्खरे बुलाए। उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर तमाशे दिखाकर शहजादी को हंसाना चाहा, मगर किसी तरह कामयाब ना हो सके। शहजादी हर वक्त बहुत उदास रहती, कम बोलती, कम खाती और किसी से बात ना करती थी। शहजादी की नजर जैसे ही उस दिलचस्प मंजर पर पड़ी, उसके हलक से बेसाख्ता कहकहा निकला। उस कहकहे से महल के दरो दीवार झुंझला उठे। जो जहाँ था हैरत से वहीं ठहर गया। मलका और बादशाह नंगे पैर दौड़े और शहजादी को हंसता देखकर रोने लगे, लेकिन जैसे ही बालकनी से नीचे उनकी निगाह गई तो वो भी कहकहे लगाने लगे। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को इशारा किया और सिपाही दौड़कर यहया को अपने साथ महल में ले आए। महल में भी हर मर्द औरत का वही हाल हुआ जो सभी देखने वालों का हुआ था। कुछ देर बाद जब भीड़ छट गई तो बादशाह ने कहा, जादूगर, हम तुम्हारे करतब से बहुत खुश हुए। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की हंसी वापस आ गई है। बोलो, क्या मांगते हो? यहया ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर नहीं, एक मामूली सा लकड़हारे का बेटा हूँ। फिर उसने तफसील से अपनी कहानी बादशाह को सुनाई। बादशाह उस कहानी से बहुत मुतासिर हुआ। कहानी सुनाने के बाद अचानक उसको याद आया कि बोने ने यह भी कहा था कि ये गाय तुम्हारा कहना मानेगी। उसने गाय से कहा, इन्हें छोड़ दो। आनन फानन तीनों चोर छूट गए और गिरते पड़ते महल से बाहर की तरफ भागे। बादशाह बहुत खुश था कि उसकी बेटी की बीमारी दूर हो गई। उसने यहया को बहुत सा इनाम दिया और फौरन ही शहजादी से उसकी शादी करने का फैसला भी कर लिया। सोने की गाय एक कमरे में बंद कर दी गई। जब शहजादी से अपने बेटे की शादी की खबर लकड़हारे और उसकी बीवी को मालूम हुई तो उन्हें किसी तरह यकीन ही ना आया। बादशाह ने एहतराम के साथ उन सबको अपने महल में बुलाया और जब बादशाह के सामने यहया ने अपने वालिदैन और भाइयों को बोने का किस्सा सुनाया तो दोनों भाई उछल पड़े और बताने लगे कि उस बोने से बदसलूकी करने पर ही उनका बुरा हाल हुआ था। फिर धूमधाम से यहया की शादी शहजादी के साथ हो गई। यहया के लिए ये सब कुछ इतना गैर यकीनी और अजीब था कि उसे बोने का ख्याल ही ना आ सका कि उसे शादी में शिरकत की दावत देता, और ना ही कमरे में बंद सोने की गाय का ख्याल रहा। शादी के चौथे दिन एक ही वक्त में सोने की गाय और बोने की याद आई तो वो दौड़ा दौड़ा उस कमरे की तरफ गया जहाँ सोने की गाय बंधी थी। सोने की गाय वहाँ से गायब थी, मगर एक सुनहरी कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, नई जिंदगी मुबारक हो मेरे दोस्त, फकत तुम्हारा बेनाम दोस्त। यहया दौड़कर अस्तबल पहुंचा, एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और जंगल की तरफ चला। बादशाह ये सब देख रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। जंगल पहुंचकर घंटों तलाश के बाद भी
वो दोनों उस गड्ढे को तलाश ना कर सके जिसमें दाखिल होकर याह्या तय खाने तक पहुंचा था। आखिर मायूस होकर लौट आए। कई साल गुजर गए। बादशाह के इंतकाल के बाद याह्या बादशाह बन गया। उसके वालिदैन भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार कर रुखसत हुए, मगर याह्या को हमेशा एक ही दुख रहा कि उसका गुमनाम दोस्त बोना फिर उसे कभी ना मिल सका। अक्सर वो उस सुनहरी कागज को निकाल कर देखता और अपने दोस्त की याद ताज़ा कर लेता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।